हेलो स्टूडेंट्स, लिटरेचर की क्लास में आपका वेलकम है। आज हम कर रहे हैं जॉन मिल्टन, जो कि हमारे जैकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर आते हैं। जॉन मिल्टन। ये इनका जन्म, पैदा हुए ये 9 दिसंबर 1608 इन लंदन। कब जन्म हुआ इनका? 9 दिसंबर 1608 इन लंदन। पेरेंट्स में आते हैं फादर। फादर का नाम भी मिल्टन ही था। इनके फादर का नाम क्या था? मिल्टन, जॉन मिल्टन ही था। उनको हम सीनियर कहकर मतलब मेंशन कर लेते हैं। इनके बेटे का नाम भी जॉन ही था, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। फादर का नाम भी मिल्टन, जॉन मिल्टन, और बेटे का नाम भी जॉन मिल्टन। इनके अगर फादर के वर्क की बात करें तो ये क्या थे? क्लर्क थे। क्लर्क का काम किया इन्होंने। कुछ रियल एस्टेट का भी वर्क किया, और ये कंपोजर भी थे। कंपोजर भी थे। कहाँ पर? चर्च में। अगर इनके फादर की बात करें तो फादर का नाम भी जॉन मिल्टन है। उनके जो फादर क्या काम करते थे? क्लर्क का काम भी करते थे। वो रियल एस्टेट में भी वर्क करते थे, और उन्होंने कंपोजर का काम भी किया, पर कहाँ पर? चर्च में। अगर इनकी बात करें, ये इतने मतलब गरीब नहीं थे। इनके पास, जॉन मिल्टन की बात करें, इनके पास एक घर होते हुए भी इन्होंने सेकंड हाउस घर को लेना मैनेज कर लिया था। मदर का नाम सारा। मदर का नाम सारा जेफरी। स्कूल सेंट पॉल, वहाँ पर इन्होंने 8 इयर्स अपने स्पेंड किए थे। वहाँ पर एक टर्म उनको बोला जाता था, टर्म्ड एज पिजन्स ऑफ पॉल। क्लियर? स्कूल उन्होंने सेंट पॉल से किया था। वहाँ पर इनको पिजन्स ऑफ पॉल बोला जाता था। लैंग्वेज की अगर बात करें, इन्होंने बहुत सारी काफ़ी लैंग्वेज को पढ़ा है। उनमें से हैं लैटिन, ग्रीक, इटालियन, फ्रेंच एंड हेब्री। वहाँ पर काफ़ी लैंग्वेज में पढ़े हुए हैं। लैटिन में, ग्रीक में, इटालियन में, फ्रेंच में, हेब्रू में। इन्होंने जो इटालियन लैंग्वेज है, ये इन्होंने अपने ट्यूटर के साथ इन्होंने स्टडी की थी। इनको एक प्राइवेट ट्यूटर आता था इटालियन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए। स्कूल में उनको इंग्लिश नहीं पढ़ाई गई, ये काफ़ी लैंग्वेज उनको पढ़ाई गई थी। कौन कौन सी? लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, हेब्रू, और इटालियन उन्होंने एक प्राइवेट ट्यूटर रखकर उनसे सीखी थी। वहाँ पर स्कूल के एक फ्रेंड थे उनके, स्कूल फ्रेंड, जिनका नाम है चार्ल्स दियोदित। चार्ल्स दियोदित। हाँ जी, देखिए, उनका जन्म 9 दिसंबर को हुआ था 1608 में लंदन में। फादर का नाम मिल्टन, जॉन मिल्टन, जिनको हम सीनियर कहकर रेफरेंस कर सकते हैं।
मदर का नाम सारा जेफरी। ये वर्क क्या करते थे, क्लर्क का काम भी किया है, रियल एस्टेट का भी किया है और एज ए कंपोजर इन चर्च भी किया है। स्कूलिंग इन्होंने सेंट पॉल में की और वहाँ पर उनको पिजन्स ऑफ पॉल के नाम से मतलब टर्म किया जाता था। लैंग्वेज इन्होंने काफ़ी लैंग्वेज सीखी हुई हैं, लैटिन, ग्रीक, इटालियन, फ्रेंच, हेब्रू। जो इटालियन लैंग्वेज है इन्होंने एक प्राइवेट ट्यूटर को हायर रखकर पढ़ी थी। इनके स्कूल फ्रेंड का नाम इम्पॉर्टेंट है, क्या था, चार्ल्स दियोदिती। ये आगे अपनी समरीज में, बायोग्राफी में भी इनका जिक्र करते हैं। ठीक है, आगे उनके जन्म हो गया, पेरेंट्स का नाम हो गया, स्कूलिंग हो गई। आगे हम करते हैं डिस्कस कॉलेज को। उन्होंने कॉलेज कहाँ से किया था। कॉलेज की बात करें तो उन्होंने जो कॉलेज है कहाँ से किया था, क्राइस्ट कॉलेज। कौन सी यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हैं वो, क्राइस्ट कॉलेज उनके कॉलेज का नाम था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया था, क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। स्कूल के फ्रेंड का नाम था दियोदिती और कॉलेज के फ्रेंड का नाम क्या है, एडवर्ड किंग। अगर जाकर ये इस पे एक मतलब लिखते हैं, एलर्जी भी लिखते हैं, एडवर्ड किंग। जब इसके ये इस फ्रेंड की इनकी डेथ हो जाती है उसकी याद में। एडवर्ड किंग इनके कॉलेज के फ्रेंड का नाम था। वो he wants to become a minister। वो क्या बनना चाहते थे, जॉन मिल्टन, मिनिस्टर। लेटर ऑन उनको रियलाइज हुआ कि गॉड ने उनको एज ए पोइट बनाकर भेजा है, जिसलिए ये अपना ये आइडिया ड्रॉप कर लेते हैं। उन्होंने बीए अपना कंप्लीट किया मार्च 1629 में और एमए 1632 में। ये ईयर याद रखने आपने, बीए और एमए उन्होंने कब कंप्लीट किया था। मतलब इस ईयर में उनको हम कह नहीं सकते कि सब कुछ बहुत अच्छा था, क्योंकि उनका एक सस्पेंशन भी हो गया था। कौन से ईयर में, 1626 में। क्यों हो गया था, क्योंकि उनके और उनके टीचर के बीच मतलब थॉट में अलग अलग थॉट थे उनके बीच, तो इसलिए उनका 1626 में सस्पेंशन भी हो गया था। लेकिन उन ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। उन्होंने इसके बाद अपना कोर्स को कंप्लीट किया। ट्यूटर का नाम क्या था, विलियम चैपल। ये नाम माइंड में रखना है। ट्यूटर का नाम क्या था जिसके साथ उनकी मतलब अलग कुछ मतलब मतभेद हो गए थे, जिनके कारण कि उनका सस्पेंशन भी हो गया था, विलियम चैपल। फिर उन्होंने कॉलेज में ही अपना मतलब काम लिखना स्टार्ट कर दिया था। ये कॉलेज का नाम क्राइस्ट कॉलेज, फ्रेंड एडवर्ड किंग। वो पहले मिनिस्टर बनना चाहते थे, बाद में उन्होंने ये अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। उनको लगा कि गॉड ने उनको पोइट बनाकर ही भेजा है। उन्होंने ग्रेजुएशन बीए 1629 में कंप्लीट की, एमए 1632 में, और उनकी सस्पेंशन कौन से ईयर में हुई थी, 1626 में, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद विलियम चैपल। नेक्स्ट उन्होंने जो अपने
राइटिंग्स की बात करें, पोइट मतलब लिखना उन्होंने कॉलेज टाइम में ही स्टार्ट कर दिया था। वो लेटिन लैंग्वेज में उन्होंने वहाँ पर फर्स्ट 3 वर्क्स लिखे। तब वो ये क्वेश्चन आता है तब उनकी एज कितने ईयर्स की थी? 21 ईयर्स। तब क्रिसमस थी, वो उसको सेलिब्रेट करना मतलब कर रहे थे और साथ ही वो 21 ईयर्स के हो गए थे। तो उन्होंने अपना पहला वर्क लिखा क्रिसमस ऑड। इस वर्क का नाम है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। नेटिविटी का मतलब होता है बर्थ, मतलब किसके लिए? क्राइस्ट के बर्थ पर क्रिसमस और लिखा। जब उनकी एज 21 ईयर्स की थी, उस समय 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है और वो 21 ईयर्स के कंप्लीट किया था। तो कॉलेज के टाइम में उन्होंने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो कि लैटिन लैंग्वेज में था, इसमें उन्होंने मतलब बताया है कि जो जीसस क्राइस्ट हैं उनका जन्म क्यों हुआ है, क्योंकि जितनी भी सफरिंग्स है उनमें दूर कर सकें और लोगों में प्यार को बांट सकें। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। और जो उनका फेमस वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, है ना, इस वर्क को हम उसका ओवरव्यू बोल सकते हैं। मतलब और पैराडाइज लॉस्ट के कुछ इन्होंने ओवरव्यू, हम उसको प्रीलॉग या इंट्रोडक्शन टाइप भी इस वर्क को हम बोल सकते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। पैराडाइज लॉस्ट की पहले 10 बुक्स थी, फिर 12 बुक्स हो गई। जो ज़्यादा इसमें जो इसकी 10th लास्ट बुक थी, इसको डिवाइड करके 11 और 12 में डिवाइड कर दिया। आगे वाले वर्क्स में ज़्यादा हेर फेर नहीं की गई है पैराडाइज लॉस्ट में। इस वाले वर्क को उनको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिली थी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद किया गया था। फिर उन्होंने अलेग्रो, इल पेंसिरोसो, ये वर्क्स लिखे, जो कि इटालियन लैंग्वेज में इनका मीनिंग होता है एलेग्रो का चीयरफुल पर्सन, और इल पेंसिरोसो का पेंसिव मैन। पूछ सकते हैं ये पेंसिव मैन। पेंसिव मैन का मतलब होता है सैड, दुखी। उस सेंस में ये वर्क्स उनके रिकॉग्नाइज हुए थे, चीयरफुल पर्सन और पेंसिरोसो, ये उन्होंने लिखे थे। ये दोनों उसकी ट्विन पोइम है। पूछ सकते हैं ये दोनों कौन सी दोनों ट्विन पोइम्स हैं? दोनों वर्क्स ये गॉड को इन्वोक कर रहे हैं, अपना थैंक्स दे रहे हैं कि मतलब वो बहुत खुश हैं, थैंक्स कर रहे हैं, और इल पेंसिरोसो में वो अपनी सैडनेस को शो कर रहे हैं। तो ये दोनों वर्क उनको उसके रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने लिखे हैं। ये दोनों उन्होंने 1632 के आसपास लिखे थे। ठीक है, ये इन्होंने उनको दुख है कि वो और बेटर अपनी राइटिंग्स को या स्टडी को कर सकते थे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने पेंसिरोसो लिखा था। अलेग्रो उन्होंने चीयरफुल पर्सन को रिप्रेजेंट करते हुए लिखा था। ये उनके स्टार्टिंग के 3 वर्क्स हैं जो उन्होंने कॉलेज टाइम में ही स्टार्ट कर दिए थे। इनके नाम माइंड में रखने हैं। वो पूछ सकते हैं अलेग्रो किसको रिप्रेजेंट करता है? चीयरफुल पर्सन को। और पेंसिरोसो किसको रिप्रेजेंट करता है? पेंसिव मैन को, सैडनेस को। ये दोनों क्या है? ट्विन पोइम्स हैं। नेक्स्ट,
इन वर्क्स पर इनका यही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, फिर उन्होंने लिखा ऑड ऑन शेक्सपियर। ये एक एपिग्राम है। एपिग्राम का मतलब क्या होता है? शॉर्ट। एपिग्राम का मीनिंग होता है शॉर्ट विटी सेंटेंस, शॉर्ट विटी सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ जनरल ट्रुथ। ये एक शॉर्ट विटी सेंटेंस होता है जो जनरल ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है। ये एक सोनेट था, ऑड ऑन शेक्सपियर। 16 लाइन्स में था और आइम्बिंग पेंटामीटर में था। ये सेकंड फोलियो में पब्लिश हुआ था। पब्लिश्ड इन सेकंड फोलियो। फर्स्ट फोलियो वी रिमेंबर, फर्स्ट फोलियो में क्या होता है? शेक्सपियर के जितने भी पोइम्स होती हैं या उसके वर्क्स होते हैं उनको कंपाइल किया जाता है। ऐसे ही उसका शेक्सपियर का क्या बना था? सेकंड फोलियो बना था, ऑड ऑन शेक्सपियर। क्लियर है यहां तक? शेक्सपियर, ऑन शेक्सपियर। शेक्सपियर में ये इन्होंने 16 कंपोज किया था, नियर अबाउट 1630 के अराउंड, और 1620 मतलब 32 में इसको मतलब पब्लिश किया गया था, ऑड ऑन शेक्सपियर। ये एक मतलब किस प्रेज इसमें प्रेज की गई है ऑथर की आर्टिस्टिक मूवमेंट में। इसमें उन्होंने मूवमेंट में प्रेज की है। अगर आपको शेक्सपियर का फर्स्ट वर्क पूछें, क्योंकि वो उन्होंने लिखा था, पब्लिश नहीं हुआ था, ऑन द क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी। बाद में उन्होंने अपनी पोइम में उस वर्क को मतलब पब्लिश किया था। अगर फर्स्ट वर्क मतलब काफ़ी इसमें पूछ सकते हैं। अगर उनके शेक्सपियर मतलब मिल्टन का फर्स्ट वर्क पूछें कौन सा लिखा था, तो हम क्राइस्ट नेटिविटी को लिखेंगे। और अगर उन्होंने पब्लिकेशन वाइज पूछें कि उनका फर्स्ट वर्क कौन सा था, तो ऑड ऑन शेक्सपियर को हम मेंशन करेंगे। क्लियर? इसके बाद उन्होंने वो कुछ टाइम के लिए हर्टन चले गए, मूव टू हर्टन। वहां पर ज्यादा जनसंख्या नहीं थी, वहां पर 200-300 लोगों का एक छोटा सा गांव था। गॉड हैज, उनको वहां पर लगा, गॉड हैज कॉल्ड हिम टू बी अ पोइट। उनको यहाँ पर रियलाइज हो गया कि गॉड ने उनको पोइट बनाकर भेजा है, जिस वजह से उन्होंने मिनिस्टर बनने का अपना जो आइडिया है वो पोस्टपोन कर दिया। वहां पर उन्होंने अपना फर्स्ट वर्क लिखा 1634 में, कॉमोस अ मास्क। इसमें कॉमोस द मास्क में क्या होता है? जो भी सारे कैरेक्टर्स होते हैं वो मास्क पहनते हैं, मास्क डालकर परफॉर्म करते हैं, कॉमोस द मास्क।
इसको कई कई जगह आपको बास्क भी लिखा हुआ मिलेगा, कई कई जगह आपको कॉम्यूस लिखा हुआ भी मिलेगा मिल्टन का। तो इसकी समरी अगर देखें तो इसकी समरी क्या होती है, इसमें एक स्पिरिट होती है जिसका नाम है अटेंडेंट स्पिरिट। ये क्या होती है, एक इसका जेंडर है मेल, मेल जेंडर में होती है ये, क्या नाम है, अटेंडेंट स्पिरिट। इसको मतलब नीचे भेजा गया है, जितने भी किंग है यहाँ पर जो रूल कर रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए। एक करैक्टर है कॉम्यूस, जो एक शैतान होता है, उसके पास एक मैजिक पोशन होता है, वो जिसको वो पिला देता है वो उसके बस में हो जाता है, फिर वो उसको जो चाहे करवा सकता है और समटाइम्स वो उनको बीच में भी कन्वर्ट कर देता है। तो पूछ सकते हैं कॉम्यूस के अगर फादर के नेम की बात करें, बैकस उसके फादर का नाम था, जो कि एक शराबी थे। मदर का नाम था सिरसे, जो कि एक विच थी। समटाइम्स किसी क्वेश्चन में आपको उनके फादर और मदर का नाम वो पूछ सकते हैं, कॉम्यूस के फादर का नाम और मदर का नाम। और जो कॉम्यूस है वो किसका रिप्रेजेंट है, किसका रिप्रेजेंट है, पाप का सिंबल है। जैसे कि हमारे पैराडाइज लॉस्ट में कौन होता है, सतन होता है। पैराडाइज लॉस्ट में कौन होता है, सदन होता है। तो एक क्या होता है, इसमें कॉम्यूस में क्या होता है, एक लेडी होती है जो कि अपने मतलब महल में लौट रही होती है, रास्ते में जंगल होता है, वहाँ पर वो अपने भाइयों से बिछड़ जाती है, तो उसके भाई उससे अलग हो जाते हैं। तो जो कॉम्यूस होता है उसको अपने साथ ले आता है और वहाँ पर मैजिक चेयर में उसको बिठा देता है और उसको बोलता है कि तुम ये पोर्शन पियो, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो चैस्टिटी को रिप्रेजेंट करती है। वो बहुत पवित्र रहना चाहती है और मतलब अपनी इज्जत को संभाल के रखना चाहती है, तो वो पीने के लिए मना कर देती है। और जो अटेंडेंट स्पिरिट होती है उनके भाइयों को लेकर उस कॉम्यूस के पास मतलब उसकी सिस्टर के पास उन दोनों को ले जाती है। वहाँ से वो द लेडी को बचा लेते हैं और तीनों मतलब भाई बहन तीनों जने मिलकर दोबारा अपने कैसल में हंसी खुशी लौट जाते हैं। तो ये इस प्ले की स्टोरी है। और एंड में वो महल में पहुंच जाते हैं। ये कॉम्यूस की आपकी समरी है। क्लियर? तो पूछ सकते हैं वो कॉम्यूस में उसके फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, स्पिरिट जो आती है उसका नाम क्या है। ये क्वेश्चन इससे अटेंडेंट स्पिरिट होता है। लेडी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, चेस्टिटी को रिप्रेजेंट करती है, उसका सिंबल है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है फिर, मास्क जब वो लिख लेते हैं फर्स्ट वर्क, इसको भी वो मतलब लिख लेते हैं अपना 1634 में। नेक्स्ट फिर 1937 में क्या होता है, उनकी जो मदर है उनकी डेथ हो जाती है, मदर डाइड। कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता, माना जाता है ड्यू टू प्लेग। प्लेग की वजह से उनकी मदर की डेथ हो जाती है, प्लेग की वजह से। तो फिर उसके बाद इसी साल में जो काफ़ी एडवर्ड जो उसके कॉलेज के फ्रेंड होते हैं, एडवर्ड किंग, न्यूज़ आती है क्योंकि वो भी ड्राउंड, उनका जहाज जो है पानी में डूब गया है। तो उनकी याद में वो एक मतलब वर्क लिखते हैं। पहले तो उसको कोई नाम नहीं देते, उनको जेम्स मिल्टन के नाम से ही मतलब वो लिखते हैं, वर्क बाय जेम्स मिल्टन। लेकिन बाद में उसका नाम लाइसिडस टाइटल दिया जाता है, मतलब टाइटल दे दिया जाता है। जब पब्लिश इज
जेम्स मिल्टन पब्लिश हिज ओन पोइम्स। ये 1945 और 1946 का टाइम पीरियड है। पहले अगर आपको ध्यान में रखना है, जो एडवर्ड के फ्रेंड होते हैं, कॉलेज फ्रेंड कि एडवर्ड किंग, जब उनकी पानी में वो डूब जाते हैं, तब जो एक लाइसीडार्स, पहले उनको नाम टाइटल नहीं दिया जाता, पहले उनको जेम्स मिल्टन एज मतलब मेंशन किया जाता है। लेकिन जब वो अपनी पोइम्स को पब्लिश करते हैं खुद 45 और 46 में, तब उनको लाइसीडार्स का मतलब दिया जाता है, जो कि एक एलजी है। ये आपने ध्यान रखना है। इसमें वो क्या बताते हैं लाइसीडास में, इसकी अब हम समरी देखते हैं। ये एक मतलब पूछ सकते हैं पेस्टोरल एलेजी है, जिसमें वो मतलब अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देते हैं, मतलब उनके बारे में लिखते हैं भी। उसमें वो कहते हैं कि वो आयरलैंड में जा रहा था, जब उसका जहाज पानी में डूब जाता है। वो एक सर्टन काइंड ऑफ देवी की भी स्तुति करते हैं स्टार्टिंग में कि तुमने मेरे दोस्त को क्यों नहीं बचाया। तो ये लाइसीडास में वो ये मेंशन करते हैं और उनको एलेजी के रूप में लिखते हैं, जो कि एक पास्टोरल एलेजी है। गांव के सीधे साधे जो चरवाहे होते हैं उनको मानकर उन्होंने ये लिखी है। इसमें टोटल कहते हैं कि 193 लाइन्स हैं टोटल। तो मतलब मेन इस चीज़ में आपने ये ध्यान रखना है, 1937 में उन्होंने लाइसीडार्स को लिखा। क्लियर? बस ये ध्यान में रखना है, ये क्या है, एक इलेजी है जो अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके बारे में ये लाइसीडास वो लिखते हैं। ईयर याद रखना है 1937 में, और ये माइंड में रखना है कि पहले इनको लाइसीडास नाम नहीं दिया गया था। जब उन्होंने अपनी पोइम्स को पब्लिश किया तब इसको लाइसीडास का मतलब टाइटल दिया गया। नेक्स्ट अब फिर क्या होता है, वो 1938 में ग्रैंड टूर पर चले जाते हैं। ग्रैंड टूर, वहां पर वो काफी मतलब जगहों पर जाते हैं, यूरोप एंड अदर प्लेसेस, यूरोप एंड अदर प्लेसेस, काफी मतलब स्थानों पर जाते हैं वो। और लेकिन वहां पर कुछ लोगों से मिलते हैं। ही मेट अ कपल ऑफ पीपल। मेन नाम हम ध्यान में रखेंगे। पेरिस में वो मिलते हैं ह्यूगो ग्रोटियस। फ्लोरेंस में गैलीलियो, और इटली में मेन नाम है जियोवैनी बैटिसिया। उनके नाम पर एक वर्क भी लिख देते हैं मासिस, जो डेडिकेटेड होता है जियोवैनी बैटिसिया। बस यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, जियोवैनी बैटिसिया के साथ मतलब कौन सा वो वर्क लिखते हैं जो उनको डेडिकेटेड होता है मासिस। और इन थोड़े से ये नाम ध्यान में रखने हैं। पेरिस में ह्यूगो ग्रोटिसियस, फ्लोरेंस में गैलीलियो, इटली में जियोवैनी बैटिसिया। इन्होंने, गैलीलियो वही हैं जिनका एलिजाबेथन एज में भी नाम आता है, जिन्होंने सोलर सिस्टम को मतलब इन्वेंट किया था। जिस लोग इनसे खुश नहीं थे, कुछ टाइम के लिए इनको हाउस अरेस्ट भी रखा गया था गैलीलियो को। ये नाम, एक दो नाम माइंड में रख लीजिए, सारे नामों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों नाम इम्पॉर्टेंट हैं। क्लियर? इसके बाद वो
जो हमारे ये गैलीलियो हैं, इनका वो जिक्र पैराडाइज लॉस्ट की 8th बुक में भी वो करते हैं। पहले 10 बुक्स थी, फिर कितनी बुक्स हो गई 12, उसमें भी वो इनका जिक्र करते हैं। इसके बाद क्या होता है, सिम्टम्स ऑफ सिविल वॉर इन इंग्लैंड। सिम्टम्स होते हैं सिविल वॉर के। देखिए वॉर एकदम से तो नहीं होती है ना, हम सो के उठे और वॉर हो गई, मतलब थोड़े थोड़े सिम्टम्स स्टार्ट हो गए थे सिविल वॉर के। फिर इतने में जो उनका 38 ईयर ही चल रहा है हमारा, 1638, फिर डेथ हो जाती है उनके स्कूल फ्रेंड की। क्या नाम होता है? चार्ल्स दियोदिती। चार्ल्स दियोदिती, उसकी डेथ हो जाती है। मतलब क्लैरिटी नहीं मिलती किस वजह से, माना जाता है कि प्लेग के कारण ही इसकी डेथ हुई है चार्ल्स दियोदिती की। फिर जो उनके लास्ट मंथ्स होते हैं, रिटर्न हर्टन से वापस रिटर्न बैक टू लंदन। फिर वो मतलब वहां से लंदन में वापस आ जाते हैं। फिर 1639 में वो एक मिल्टन थोड़ी देर के लिए बिकम्स स्कूल मास्टर। क्या बन जाते हैं वो? स्कूल मास्टर बन जाते हैं। और वहां पर वो चार्ल्स द वन के रिगार्डिंग एक वर्क लिखते हैं, एपिटैम्फियम डेमोनियस, जो कि एक इलेजी होती है इन लैटिन, टू रिमेंबर चार्ल्स दियोदिती। मतलब 1639 में वो उनकी याद में ये एक एलेजी लिखते हैं, एपिटैफियम डेमोनियस। ये उसकी अपने फ्रेंड की याद में लिखते हैं। कॉलेज फ्रेंड की याद में वो लाइसिडास लिखते हैं, और स्कूल फ्रेंड की याद में ये वाली एलेजी लिखते हैं। ठीक है जी। आगे फिर क्या होता है? फिर 1641 चार्ल्स द वन इन्वेडेड स्कॉटलैंड। जो चार्ल्स द वन होते हैं वो इन्वेड कर लेते हैं स्कॉटलैंड से। फिर वहां पर मिल्टन जो हमारे हैं राइट पैम्फलेट्स ऑफ, कौन कौन से लिखते हैं? ऑफ रेफॉर्मेशन, ऑफ प्री लैटिकल एपिस्कोपैसी और एनी मैडवर्जन्स। मतलब जब चार्ल्स द वन इन्वेड कर लेते हैं तो मिल्टन वहाँ पर पैम्फलेट्स लिखते हैं, ऑफ रेफॉर्मेशन ऑफ
प्रीलैटिकल ऑफ एपिस्कोपैसी एनी मैडवर्जन्स। इनमें वो लिखते हैं पैम्फलेट्स में कि चर्च को मतलब प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है, चर्च को अपना माइंड भी यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल जैसे किंग बोलता है उसको एज इट इज़ फॉलो नहीं करना चाहिए। जिस वजह से जब चार्ल्स द वन की डेथ के बाद चार्ल्स द टू इनको कुछ टाइम के लिए अरेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको छोड़ देते हैं। तो ये थोड़े से पैम्फलेट्स का नाम हम ध्यान में रखेंगे, रेफॉर्मेशन, प्रीलैटिकल, एपिस्कोपैसी, एनी मैडवर्जन, जिसमें वो चर्च की प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं, मतलब राजा के पीछे नहीं लगना चाहिए। जिसमें अगर हम बात करें डिवोर्स, है ना, तब पहले डिवोर्स अलाउ नहीं थे, है ना, रीमैरिज तो अलाउ थी, डिवोर्स अलाउ नहीं थे। तो वो जब उनकी वाइफ मिल्टन की, अभी हम आगे करते हैं, वाइफ उनको छोड़कर चली जाती है, तो डिवोर्स अलाउ ना होने की वजह से वो रीमैरिज भी नहीं कर सकते। तो ये पैम्फलेट्स वो मतलब निकालते हैं कि चर्च को अपनी प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है। फिर एक और अनदर पैम्फलेट लिखते हैं 1642 में, रीज़न फॉर चर्च गवर्नमेंट। और सिविल वॉर बिगेन, ये ईयर हम पहले कर चुके हैं, सिविल वॉर बिगेन ये स्टार्ट हो जाती है। तो तब क्लियर, फिर जो हमारे जॉन मिल्टन है वो शादी कर लेते हैं। पूछ सकते हैं उनकी फर्स्ट वाइफ का नाम क्या है, मैरी पॉवल। फर्स्ट वाइफ का नाम क्या है, मैरी पॉवल। जब मिल्टन से इनकी शादी होती है तो मैरी पॉवल की एज 16 ईयर्स ओल्ड होती है और मिल्टन इनसे ऑलमोस्ट डबल द एज होते हैं, इनसे बड़े होते हैं, डबल हर एज। जो मैरी पॉवल है वो ऑक्सफोर्ड से बिलोंग करती थी, काफ़ी मतलब हाई प्रोफाइल माना जाता था ऑक्सफोर्ड में मतलब लोगों का। तो जो मैरी पॉवल है शादी के 1 मंथ बाद ही, आफ्टर 1 मंथ मूव्स बैक टू ऑक्सफोर्ड, मतलब वहाँ पर वो चली जाती हैं। रीज़न इतना श्योर नहीं है कि मिल्टन को पसंद नहीं किया या प्लेग के कारण, वॉर के कारण, लेकिन 1 मंथ के बाद वो वापस अपने घर चली जाती हैं। तो तभी मिल्टन बोलते हैं कि चर्च को मतलब पैम्फलेट्स वगैरह वो मतलब लिखते हैं। इसी 1634 में उनका एक और पैम्फलेट आता है, ऑन द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। मतलब वो लिख देते हैं ऑन द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। भी पहले डिवोर्स अलाउ नहीं थे, उस बेस पे वो एक पैम्फलेट निकालते हैं कि डिवोर्स को मतलब मान्यता देनी चाहिए। तो ये 1643 में, क्योंकि वो दोबारा शादी नहीं कर सकते, तो इसी बेस पे वो एक अलग से पैम्फलेट निकालते हैं। फिर 1644 में वो निकालते हैं पैम्फलेट्स ऑन एजुकेशन, एरियोपेजिटिका, ठीक है। वो ये निकालते हैं कि मिल्टन लिखते हैं इनमें कि उनको लिखने की लिबर्टी मिलनी चाहिए। पहले क्या होता था, उनको मतलब रूलर से जो राज करता था उनसे उनको लाइसेंस लेना पड़ता था, और पहले जो वो लिखते थे, जो राइटिंग्स थी वो चेक करते थे, अगर वो ओके करते थे फिर ही वो पब्लिश होती थी।
जिसकी वजह से वो ये दोनों पैम्फलेट्स निकालते हैं ऑन एजुकेशन और एरियोपैजिटी का, कि हमें लिखने की लिबर्टी मिलनी चाहिए। और डिवोर्स, उनका डिवोर्स नहीं हो रहा था, उनको मतलब डिवोर्स अलाउ नहीं था, वो अपनी फर्स्ट वाइफ जो उनको छोड़कर चली गई थी उससे डिवोर्स नहीं ले सकते थे, जिसकी वजह से लोगों ने उनको निकनेम दे दिया मिल्टन द डिवोर्सर। तो ये पैम्फलेट्स उन्होंने इसलिए दिए कि उनको लिखने के लिए लाइसेंस मिल जाना चाहिए, जिस वजह से उनको लिबर्टी हो, वो अपने अकॉर्डिंग लिख सकें। ये दोनों पैम्फलेट्स उन्होंने इसलिए लिखे, और मिल्टन द डिवोर्सर उनको टाइटल दे दिया गया जब उनकी वाइफ उनको छोड़कर चली गई। नेक्स्ट फिर क्या होता है, आफ्टर 4 years उसकी वाइफ जो है वापिस आ जाती है, मैरी। तो 1640 नियर अबाउट 1645 में मैरी पॉयले केम बैक, मैरी पॉवल केम बैक, वापिस आ जाती हैं। और तभी 1646 में वो अपनी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम निकालते हैं। पोइम, नेम क्या होता है उसका, पोइम, पोइम्स ऑफ जॉन मिल्टन। इसमें वो नेटिविटी, लाइसिडास और कॉमुस को वो ऐड करते हैं। ये डेट है, समटाइम्स आपको 46 लिखी हुई मिलेगी, कहीं कहीं 45 लिखी होती है। नेटिविटी, ल्यूसिडास और कॉमुस, इस पोइम टाइटल के वो ये तीनों पोइम्स को ऐड करते हैं, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम्स निकालते हैं। अब उनकी डॉटर्स के नाम देख लेते हैं। डॉटर्स के नाम इंपॉर्टेंट है। जब जो जॉन मिल्टन है कंप्लीट ब्लाइंड हो जाते हैं, तो उनकी जो पैराडाइज लॉस्ट है उन्होंने ब्लाइंडनेस में लिखा है, तो उनकी डॉटर्स उनको ये लिखने में हेल्प करती हैं, वो डिक्टेट करते हैं, उनकी डॉटर्स लिखती हैं। तो फर्स्ट डॉटर का नाम है, उनकी बेटी पैदा होती है 1946 में, फर्स्ट डॉटर एने बॉर्न होती है। फिर 1648 में सेकंड डॉटर मैरी। ठीक है, ये नाम ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट डॉटर कौन सी ईयर में होती है, 46 में, और सेकंड डॉटर मैरी। क्लियर। फिर 1649 में जो चार्ल्स द वन होते हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, एग्जीक्यूटेड, मार दिया जाता है। फिर वो एक लिखते हैं रॉट टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। फिर ये टेन्योर लिखते हैं किंग्स और मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर, जब चार्ल्स द वन एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं। वो इसमें डिफाइन करते हैं, अगर लोगों को उनका राजा पसंद नहीं है तो पीपल के पास उनको एग्जीक्यूट करने का अधिकार है। तो ये क्लियर होता है, ये पुरिटिनिज्म को फॉलो करते थे। फिर उसमें ये मेंशन, मतलब उसके में ये क्लियर करते हैं कि अगर लोग पसंद नहीं करते अपने किंग को तो दे कैन एग्जीक्यूटेड देम। तो आगे 1651 में उनका बेटा होता है, 1651 में सन। बेटे का नाम भी क्या है, जॉन बॉर्न। ये इजी हो जाएगा है ना, फादर का नाम भी जॉन, बेटे का नाम भी जॉन। 1652 में बिकेम ब्लाइंड। किस कारण, ड्यू टू ग्लूकोमा। ये एक डिजीज होती है
कौन सी डिजीज होती है? जब पर्सन अपनी आंखों का ज़्यादा यूज़ करे, ज़्यादा स्ट्रेस के कारण वो पर्सन क्या हो जाता है? ब्लाइंड हो जाता है। तो जो उनके बेटे होते हैं जॉन, वो डाइड आफ्टर फ्यू मंथ्स। तो एक तो वो क्या हो गए? ब्लाइंड हो गए, और उनके बेटे की भी डेथ हो गई। तो फिर ये अच्छा ईयर नहीं था जॉन मिल्टन के लिए। इसी ईयर में बेटा भी डेथ हो गया, और वो आंखों की उनकी आई साइट भी चली गई इन द ईयर ऑफ 1652। फिर इसी साल उनकी जो वाइफ है डाइड। क्यों मर जाती है? ड्यूरिंग गिविंग बर्थ टू थर्ड डॉटर। मतलब थर्ड डॉटर को बर्थ देने के कारण उनकी वाइफ भी मर जाती है। तो क्या नाम होता है उनका? डेबोरा। बेटी का नाम होता है डेबोरा है ना। मैरी हो गया, एने हो गया और डेबोरा हो गया। 3 बेटियां थी उनकी, और बेटे की डेथ हो जाती है। तो ये नाम आपने बेटियों के नाम याद रखने हैं, और फर्स्ट वाइफ का भी नाम माइंड में रखना है कि उनकी फर्स्ट वाइफ का नाम क्या था? मिल्टन। मिल्टन जो है टोटल 3 मैरिजेस करते हैं। जो उनकी थर्ड वाइफ होती है वो तो एज ए नर्स मतलब उनको संभालती है। तो आपने सीक्वेंस में पूछ सकते हैं मिल्टन की फर्स्ट वाइफ का नाम क्या रहा, सेकंड वाइफ का क्या था, और थर्ड वाइफ का नाम क्या था। थर्ड वाइफ तो एज ए केयर टेकर। तो 16 आफ्टर क्या होता है? वो ज़्यादा इनका मतलब अच्छा साल नहीं था 1652। फिर इन 1656 में वो रीमैरिज करते हैं। नाम क्या है? कैथरीन वुडकॉक। ठीक है, 1656 में वो रीमैरिज करते हैं। नाम क्या है? कैथरीन वुडकॉक। ये उनकी सेकंड वाइफ। क्लियर? पॉवल उनकी फर्स्ट थी, ये उनकी सेकंड वाइफ है। ये पूछ सकते हैं कैथरीन वुडकॉक फर्स्ट और सेकंड, तो आपने ये नाम ध्यान में रखना है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ था। फिर देखिए 1658 में उनकी जो सेकंड वाइफ है वो भी मर जाती है, डाइट। फिर वो डिफेंसियो प्रो पोपुलो एन लिकानो एकोनोक्लास्टस ये दोनों वर्क लिखते हैं। फेवर इन द एग्जीक्यूशन चार्ल्स द वन। ठीक है, इसमें फिर वो क्या करते हैं? ये 2 वर्क्स लिखते हैं जब एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स द वन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर वो कुछ समय के लिए अपने दोस्त के पास भी चले गए थे। चार्ल्स द सेकंड ने उनको मतलब जेल में भी डाल दिया था और बाद में छोड़ दिया था, जिसमें कि वो डिफेंसियो प्रो पोपुलो एलिकैनो और इकोनोक्लास्टस, इसमें वो मतलब जस्टिफाई करते हैं कि उनका एग्जीक्यूशन क्या था, ठीक था। जॉन मिल्टन इसमें मतलब लोगों के द्वारा जो उनका एग्जीक्यूशन किया गया उसको वो बोलते हैं ये गुड है, ठीक है। तो जिस वजह से चार्ल्स द सेकंड उनको कुछ टाइम के लिए जेल में डाल देता है। ठीक है, जस्टिफिकेशन देते हैं इसमें। जस्टिफिकेशन, ठीक है, जस्टिफिकेशन देते हैं भी वो ठीक था, गुड था भी। जो उनको पब्लिकली जो उन्होंने लोगों ने एग्जीक्यूट किया उसमें वो जस्टिफिकेशन इन दोनों वर्क्स में देते हैं।
ये थोड़े से नाम आपने ध्यान में रखने हैं कि ये किस लिए लिखे गए। ये इन फेवर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स द वन फेवर में लिखे गए। तो री मैरिज उनकी किन से होती है? कैथरीन वुड से, जो कि उनकी सेकंड वाइफ होती है। फिर वो 1663 में सेकंड मैरिज कर लेते हैं, सॉरी थर्ड मैरिज कर लेते हैं। नाम क्या होता है? एलिजाबेथ मिशेल, जो कि मतलब ज़्यादा जो शादी है ये मतलब कह सकते हैं ये काइंड ऑफ नर्स होती है जो उनकी टेक केयर करती है, क्योंकि वो ब्लाइंड भी हो जाते हैं। अपनी नर्स से ही वो शादी कर लेते हैं, एलिजाबेथ मिशेल। 1667 में वो पब्लिश करते हैं पैराडाइज लॉस्ट, जो उनके ब्लाइंडनेस में लिखी गई है। लॉस्ट इन कितनी बुक्स में? 10 बुक्स में, जो कि क्या होता है? फर्स्ट एडिशन होता है, फर्स्ट एडिशन होता है। फिर वो आगे जाकर हम इनकी समरीज देखते हैं। 1617 में वो पब्लिश करते हैं पैराडाइज रीगेन्ड, पैराडाइज रीगेन्ड एंड सैमसन एगोनिस्टेड। और 1673 में व्हेन आई कंसीडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंड, जिसको बाद में मतलब ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी, सेम वर्क को उनको ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी बोलने लग गए थे। वो इसमें गॉड को मतलब मेंशन करते हैं कि जो मेरा टैलेंट है वो सब वेस्ट हो गया है, मुझे चारों तरफ डार्कनेस ही मतलब डार्क अंधेरा ही दिख रहा है, मतलब मुझे अब मेरा जो इतना टैलेंट है जो मेरे में वो सब वेस्ट हो जाएगा। मतलब व्हेन आई कंसीडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंड, भी आधी लाइफ के बाद है ना, मैं भी ब्लाइंड हो गया हूँ, मेरा जो सारा मैं ब्लाइंडनेस में मुझे सब चारों तरफ डार्क ही दिख रहा है इसमें, और मेरा जो सारा ये टैलेंट है ऐसे तो नष्ट हो जाएगा जो मेरे अंदर हिडन टैलेंट है। इसमें वो गॉड को ये रेफरेंस करते हैं। और ये एक सोनेट होता है जिसका राइम स्कीम होता है ए बी ए बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। पेट्रार्कन सोनेट होता है जिसका राइम स्कीम ये होता है। क्लियर? ये इसकी समरीज हम अभी डिस्कस करते हैं, पैराडाइज लॉस्ट और रीगेन्ड की अभी डिस्कस करते हैं। बाद में फिर क्या होता है 1674 में वो सेकंड एडिशन आता है, किसका? सेकंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ये आपने ईयर याद रखने हैं। इन कितनी बुक्स में? 12 बुक्स में। पहले 10 थी फिर 12 थी, ज़्यादा आगे वाली बुक्स में हेर फेर नहीं की गई। 10th जो लास्ट वाली बुक होती है उसको ही 11 और 12th में बांट दिया गया। और नवंबर 9, 1674 died. Approximately he was 66 years old. ये हमारा जॉन मिल्टन के रिगार्डिंग कुछ
इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब हम इनके वर्क्स को डिस्कस करते हैं। पहले हम पैराडाइज लॉस्ट की समरी देख लेते हैं। पैराडाइज लॉस्ट, उसमें क्या होता है, कौन कौन से करैक्टर हैं उसमें। आपने सबने फॉरबिडन फ्रूट, है ना, एडम ईव के बारे में सुना होगा। वो खा लेते हैं, फिर वो मतलब, है ना, इमॉर्टल से इमॉर्टल बन जाते हैं। ये उसमें हम डिस्कस करते हैं पैराडाइज लॉस्ट में। पैराडाइज लॉस्ट की समरी देख लेते हैं पहले। पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक की, ये मैग्नस एपिक है ना, लॉन्ग नरेटिव पोइम है, मैग्नस ऑपस। इसका मीनिंग क्या है, मास्टरपीस। एपिक पोइम है। ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। पूछ सकते हैं किस में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में। मीन्स कोई भी इसमें राइम को फॉलो नहीं किया गया। आइम्बिक पेंटामीटर है, आइम्बिक पेंटामीटर। आइम्बिक पेंटामीटर मीन्स अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस। ऐसे 5 फुट होंगे एक लाइन में, एक अनस्ट्रेस्ड होगा, एक स्ट्रेस्ड होगा। ये आगे आने वाली वीडियो में इसको हम डिटेल में कर लेंगे। इसमें माना जाता है टोटल लाइंस हैं 10563। अगर आपसे पूछ ले कौन सी बुक शॉर्ट बुक है, तो 7th को शॉर्ट बुक माना गया है इसमें से, और लॉन्गेस्ट बुक माना गया है 9th। और इसमें वो कंप्लीट ब्लाइंड हो गए थे। ब्लाइंडनेस में उन्होंने अपनी बेटी की हेल्प से इनको लिखा था। क्लियर है। और ये एक पूछ लेते हैं उसमें, इन मीडियास रेस, इसमें इसको लिखा गया था। इसका मीनिंग क्या है कि जो स्टोरी है पहले मिडल से स्टार्ट होती है, बाद में उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग बताई जाती है। इन मीडियास रेस। और ये एक्रोस्टिक्स का यूज किया गया है। एक्रोस्टिक्स हम कर चुके हैं। इसमें क्या होते हैं, शुरू के लाइंस के फर्स्ट वर्ड को अगर हम मिलाते हैं तो वो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। तो कौन कौन से वर्ड्स को इन्होंने यूज किया है एक्रोस्टिक्स में, सतन, फॉल और फॉल, तीनों वर्ड्स का एक्रोस्टिक्स यूज किया गया है। हमने LOVE ये वाली एग्जांपल से किया था एक्रोस्टिक्स, है ना। लाइन के स्टार्ट वाले वर्ड को अगर ज्वाइन करेंगे तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है, उसको एक्रोस्टिक्स बोलते हैं। कौन कौन से वर्ड्स का एक्रोस्टिक्स है, सटन का, फॉल का, और कहीं कहीं फॉल के स्पेलिंग ऐसे भी मेंशन हुए हैं। ये हमारी थोड़ी सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन फॉर पैराडाइज लॉस्ट। ये जरूर याद रखना है, ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। टोटल कितनी बुक्स हैं, 12। ये काफ़ी जगह क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में। अब इसमें हम करैक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। साथ साथ गॉड है, वो एक अपना बेटा बना लेते हैं, सन ऑफ गॉड। वो काफ़ी एंजल्स के साथ रहते हैं। लूसीफर, वो उसको, जो गॉड होते हैं, जो वो सन ऑफ गॉड को क्रिएट करते हैं, वो उसको सेकंड ऑफ कमांड बना देते हैं, भी मेरे बाद, है ना। अगर मैं नहीं हूँ, एब्सेंट हूँ, तो जो सन ऑफ गॉड हैं उनको मतलब सेकंड इन कमांड होंगे। तो जो लूसीफर नाम की एंजल होती है, का मतलब गॉड होते हैं, और उनकी काफ़ी एंजल्स होती हैं जो गॉड को फॉलो करती हैं। जो लूसीफर नाम के एंजल होता है, वो इसको अच्छा नहीं मानता, उसके अंदर जेलसी की भावना आ जाती है, तो वो सन ऑफ गॉड को ख़त्म करना चाहता है कि इसको मैं किल कर दूं, कि जो पावर्स हैं मेरे पास आए, उसके पास ना आए।
तो वो ट्राई करता है बेटे को मारने की। तो वो इसमें अनसक्सेसफुल रहता है। तो वो एंग्री एंजल बन जाता है। तो जिसकी वजह से गॉड है उससे लूसीफर नाम ले लेते हैं और उसका नाम क्या कर रख देते हैं, सटन। ठीक है। तो क्या होता है पैराडाइज लॉस्ट में, गॉड मतलब काफ़ी एंजल्स होती हैं। गॉड एक अपना मतलब सन ऑफ गॉड को बना मतलब क्रिएट करते हैं और उनके बाद उसी की कमांड को फॉलो किया जाएगा, जिस वजह से एक जो एंजल होती है वो लूसीफर नाम की, वो इससे अगेंस्ट हो जाती है। वो किल करना चाहते हैं सन ऑफ गॉड को ड्यू टू जेलसी। जब गॉड को ये अनसक्सेसफुल रहते हैं, जब गॉड को ये पता लगता है तो वो उसका लूसीफर नाम लेकर क्या नाम रख देते हैं, सटन नाम रख लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, मतलब काफ़ी एंजल जो होती हैं, ऑलमोस्ट 1/3 एंजल्स को वो अपने साथ मिला लेते हैं, काफ़ी एंजल्स को, और गॉड के अगेंस्ट वो कर लेते हैं। उसमें से कुछ जो एंजल्स हैं वो गॉड के पास वापस आ जाती हैं। अब सटन के अब फ्रेंड्स की बात करें, एंजल जो उसके मतलब ज़्यादा क्लोज होती हैं, बेल्जेबुल जो सेकंड इन कमांड है। अगर सटन के बाद किसका ऑर्डर माना जाएगा, बेल्जेबुल का, और वेलियन, मैमन, मिलॉज। ठीक है। जब गॉड को ये पता लगता है कि सटन हेल में चला गया है मतलब एंजल्स के साथ, तो एक वो अपना एंजल, गुड एंजल भेजते हैं जिसका नाम क्या होता है, माइकल। जो माइकल है वो सटन को हरा देता है, क्योंकि उसके पास एक मैजिकल स्वॉर्ड होती है। तो फिर क्या होता है, उनको हेल में भेज दिया जाता है। वहाँ पर ये सारे हेल में चले जाते हैं। वहाँ पर फायर से वो मतलब उनको चेन के साथ बांध दिया जाता है, फायर होती है जिससे वो अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं। तो वहाँ पर वो जो बेल्जेबुल है और सटन है, बेल्जेबुल ये अपने आप को फ्री कर लेते हैं और मिनरल और गोल्ड ये ढूंढ लेते हैं अंडरग्राउंड से। ठीक है, अपने आप को वहाँ से फ्री कर लेते हैं और उसको ढूंढ लेते हैं और एक पैंडीमोनियम बना लेते हैं इन दो चीज़ों से, जो कि कैपिटल ऑफ हेल होती है। वहाँ का मतलब खुद को वो कैपिटल एक पैंडीमोनियम बना लेते हैं। इसका आर्किटेक्ट कौन होता है, मुल्सीवर। पूछ सकते हैं जो पैंडेमोनियम बनाते हैं उनका आर्किटेक्ट कौन होता है, मुल्सीवर। अब तक हमने क्या किया, गॉड के एंजल्स होते हैं, उसमें से एक एंजल होता है लूसीफर। जो गॉड है अपना एक सन ऑफ गॉड को क्रिएट करते हैं, जो उनके बाद सेकंड इन कमांड होगा। जो बात ये लूसीफर को अच्छी नहीं लगती, उनके मन में जेलसी आ जाती है, वो सन ऑफ गॉड को मारना चाहते हैं, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। जब गॉड को ये बात पता लगती है तो वो लूसीफर से उसका नाम सटन रख देते हैं। सटन जो है काफ़ी एंजल्स को गॉड के अगेंस्ट कर मतलब अपने साथ ले जाते हैं। जो बेल्जेबुल है वो सेकंड इन कमांड होता है, लेकिन कुछ एंजल्स गॉड के पास वापस आ जाते हैं। फिर सटन की माइकल के साथ, जो कि गुड एंजल है, फाइट होती है, जिसमें सटन हार जाता है और फिर उसको हेल में भेज दिया जाता है। जब उसको हेल में भेज दिया जाता है, वहाँ से वो अपने आप को चेन से फ्री कर लेता है और मिनरल और गोल्ड को अंडरग्राउंड मतलब निकाल लेता है और एक पैंडेमोनियम को तैयार करवाता है। किससे, मेल्सीबर से,
जो कि कैपिटल ऑफ आगे चलकर हेल बन जाती है, मुल्सिबर। क्लियर। फिर आगे क्या होता है, अब उसको थोड़ी सी मतलब ये बन जाता है कि अब मैं गॉड के साथ थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट हो जाता है कि मैं गॉड के साथ अब फाइट कर सकता हूं। कहते हेवन में गॉड की गुलामी करने से तो बेटर है कि हम हेल में ही अच्छे हैं। फिर उसको एक पता लगता है कि जो एक मलोच उसका होता है वो भी फर्स्ट होता है कि हाँ हाँ फेवर में है कि हमें गॉड के साथ फाइट करनी चाहिए। फिर उसको कहीं से र्यूमर मिलता है कि गॉड ने एडम एंड ईव को क्रिएट किया है और उसको गार्डन ऑफ एडम में रखा है। तो अब ये इनको भी कनिंगनेस से इनको डिस्ट्रॉय करना चाहता है कि ये गॉड की क्रिएशन है, मैं इनको डिस्ट्रॉय कर दूं। तो अब वो हेल से बाहर आना चाहता है। तो हेल में गार्ड के नाम होते हैं डेथ एंड सिन। ये भी एक तरह से इसके ही ऑफस्प्रिंग होते हैं। जो देखिए सटन के हेड से तो डेथ निकलता है, ठीक है, और वो सटन जो है डेड के साथ सोता है, जिसकी वजह से उन्हें जो होता है बेबी उसका नाम सिन होता है। और जो डेथ है वो सिन का रेप कर देता है, जिससे कि क्या होते हैं, डॉग्स होते हैं, डॉग्स जो कि इनको परेशान करते रहते हैं। देखिए सटन जो है वो हेड से डेथ निकलती है, और जो सटन के जब हेड से डेथ निकलती है तो ये इसके साथ सोता है और जिससे सिन का जन्म होता है। फिर जो डेथ है वो सिन का रेप कर देती है, जिससे कि डॉग्स का जन्म होता है। तो आगे क्या होता है, जब ये गार्ड के पास हेल से बाहर निकलने के लिए आता है सटन, तो ये उसको रास्ता दे देते हैं। फिर आगे क्या होता है, हेल से ये बाहर आ जाता है। जब ये हेल से बाहर आ जाता है तो जो गॉड है वो सब कुछ देख रहे हैं भी, अब सटन बाहर आ गया है, तो वो एडम और ईव को भी अपनी एक गुड एंजल को भेजते हैं कि उनको वार्न करने के लिए। तो जो सटन है वो लैंड कहाँ पर करता है बाहर आने के बाद, चाइना में। वहाँ पर जो स्टेयर्स होती हैं वो वहाँ पर गार्डन में जाती हैं, हेवन में जाती हैं। तो वहाँ का जो गार्ड होता है उसका नाम होता है यूरियल। तो ये क्या करता है, अपना जो भेष है चैरब में बदल देता है, जो कि जिसके की विंग्स होते हैं, और अपनी हाइट है वो छोटी कर लेता है। तो जो यूरियल है इसको बोलता है कि मुझे गॉड ने भेजा है, तो यूरियल इसको रास्ता दे लेता है। तो ये पैराडाइज जो है हेवन में एंट्री कर लेता है यूरियल को धोखा देकर। अब वो जब हेवन में पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, हेवन में एंटर कर जाता है, तो उसका टारगेट क्या होता है, कि मैं एडम और ईव को डिस्ट्रॉय कर सकूं। तो वहां का गार्ड कौन होता है, गैब्रियल। किसका गार्ड है वो, गार्ड ऑफ पैराडाइज, गार्ड ऑफ पैराडाइज। जो गैब्रियल है वो गार्ड कहाँ का है, पैराडाइज का। तो जो पहले उसको एंट्री देता है यूरियल, वो आकर गार्ड को वार्न करता है कि मुझे इसमें से कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम इसका ध्यान रखना। तो जो ईव के कान में है ना, जो हमारा सटन है वो कुछ बोलता है कि तुम्हें ट्री ऑफ नॉलेज है उसको खाना चाहिए, तो ऐसे उसको ड्रीम में बोलता है। और जब उसको गार्ड को पता लगता है गैब्रियल को, तो ये वहां से उसको निकाल देता है।
फिर ये एक सरपेंट सांप का भेष बना लेता है और ईव को उकसाता है। एडम एंड ईव नेक्ड होते हैं, उन्होंने कोई कपड़े नहीं डाले होते, इमॉर्टल होते हैं। तो गॉड ने उनको मना किया होता है कि तुमने नॉलेज जो वो ट्री का जो फ्रूट है वो नहीं खाना, अगर तुम खाओगे तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी और तुम्हें मॉर्टल बनना पड़ेगा। तो ईव जो ईव है फिर ये सरपेंट बनकर उसके सामने आता है। तो उसको बोलता है कि देखो, ईव को बोलता है कि देखो तुम्हें ये फ्रूट मतलब खाना चाहिए, नॉलेज ट्री का जो फ्रूट है। तो ईव उसको मना कर देती है कि ये हमें गॉड ने खाने के लिए मना किया है। तो ये देखो बोलता है, वो ईव हैरान होती है कि एक सर कैसे बोल कैसे रहा है आदमियों जैसे। तो देखो कहता है कि देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं भी देखो मैंने खाया है, मैं जिंदा हूँ, इसी वजह से उस नॉलेज के मतलब एप्पल खाने की वजह से मैं बोल रहा हूँ। और ईव जो है इसकी बातों में आ जाती है और वो उस फ्रूट को नॉलेज के फ्रूट को खा लेती है। अब जब एडम को ये पता लगता है कि ईव ने वो फ्रूट खा लिया है ट्री ऑफ नॉलेज का, तो एडम को भी ईव मुझसे ही निकली है, तो अब कहता है कि हमारी डेथ निश्चित है। तो एडम भी उस फ्रूट को खा लेता है। अब दोनों को शर्म आने लग जाती है, वो नेक्ड होते हैं, तो अपने वो क्योंकि अब उनके पास नॉलेज आ गई है तो वो इमॉर्टल से मॉर्टल बन जाते हैं और दोनों अपनी बॉडी को पत्तों से ढक लेते हैं। तो अब क्या होता है वहाँ पर, अब गॉड सन ऑफ गॉड आते हैं, वो एडम एंड ईव को बताते हैं कि तुमने ये गलत किया है, अब तुम्हारी डेथ निश्चित है। और जो ये सटन बना सरपेंट होता है ये भी अब वहाँ से हेल की तरफ निकल जाता है। लेकिन जब वहाँ पर जाकर वो देखता है जितने भी उसकी एंजल्स होती हैं सब क्या होती हैं, सांप बन चुकी हैं। ये सन ऑफ गॉड ने उनको सबको सांप में चेंज कर दिया। और माइकल, इनको अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनको बाहर कौन निकालता है ना, तो उसका नाम होता है माइकल, जो इनको पैराडाइज से बाहर निकालता है। उस एंजल का नाम होता है माइकल। और इनको वॉर्न करने कौन आता है, कौन सी एंजल आती है ईव एंड एडम को? रेफेल। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रेफेल तो उनको वॉर्न करने आती हैं जब गॉड उनको भेजते हैं कि तुम्हें मतलब नॉलेज के ट्री का एप्पल नहीं खाना है, अपना ध्यान रखना है। और इनको पैराडाइज से बाहर सबको कौन निकालता है? माइकल नाम की जो एंजल होता है वो निकालता है। ये कुछ पैराडाइज लॉस्ट की समरी। तो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट समरी है, सैमसन एगोनिस्टिस। ये एक ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा है। क्लोसेट का मतलब क्या होता है? जिसको कि हम पढ़ सकते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते, उसको हम क्लोसेट ड्रामा कहते हैं, जिसको कि सिर्फ पढ़ा जाता है। तो ये क्या होता है? क्योंकि क्यों उन्होंने ये लिखा ड्रामे को, क्यों क्लोसेट में लिखा? क्योंकि पुरिटन जो एज थी उसके फॉलोअर थे, तो पुरिटन में थिएटर्स वगैरह सब बंद हो गए थे, तो उन्होंने इसको क्लोसेट में लिखा भी, जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, 2 कंट्रीज़ होती हैं, इज़राइल और पैलेस्टाइन, दोनों में दुश्मनी होती है। एक तरफ सैमसन योद्धा होता है और दूसरी तरफ पैलेस्टाइन के योद्धा होते हैं। तो सैमसन के आगे पैलेस्टाइन का कोई भी योद्धा नहीं टिकता, क्योंकि इज़राइल और पैलेस्टाइन में लड़ाई है तो दोनों में युद्ध होता रहता है। सैमसन इनका एक योद्धा होता है जो कि बहुत ताकतवर होता है। पैलेस्टाइन का कोई भी योद्धा सैमसन के आगे नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि इसकी जो सारी पावर्स होती हैं इसके बालों में होती हैं। तो ये पैलेस्टाइन की
मतलब की तरफ से एक उनकी बेटी से शादी कर लेता है, दालिया उसे शादी कर लेता है। तो पैलेंस्टाइन के दबाव में आकर दालिया सैमसन की पावर को जान लेती है और उसके बालों को कटवा देती है और वो दालिया सैमसन को धोखा देती है। तो पैलेंस्टाइन वाले लोग अब सैमसन को अपनी कैद में कर लेते हैं। और क्यों करता है पैलेंस्टाइन की तरफ से शादी, क्योंकि उसको वहाँ के कुछ जो गॉड्स होते हैं, मतलब उन्होंने बताया है कि तुम्हारी पावर्स बनी रहेंगी अगर तुम पैलेंस्टाइन की गर्ल से शादी करोगे। वो पहले भी पैलेंस्टाइन की एक लड़की, ये उसकी सेकंड मैरिज होती है, वो पहले भी शादी करता है पैलेंस्टाइन की लड़की से, लेकिन वो भी उसको धोखा दे देती है। अब वो जेल में है, पैलेंस्टाइन की जेल में है, तो वहाँ पर उसको आज इसके साथ वहाँ पर काफ़ी, पैलेंस्टाइन की जेल में सैमसन के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव होता है, इसको काफ़ी टॉर्चर किया जाता है। और आज इसकी छुट्टी है क्योंकि वहाँ पर आज फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जा रहा है गॉड के ऑनर में। तो वहाँ पर सैमसन खुद से ही बातें कर रहा है पैलेस्टीन की जेल में। तो वो क्या कह रहा है कि मुझे देखो, मुझे क्या ज़रूरत थी दालिया को बताने की कि मेरी पावर किस में है, तो जिस वजह से देखिए मेरे साथ क्या हुआ। इतने में उसके पास कोरस की एंट्री होती है जो कि उसका एक फ्रेंड होता है। तो वो उससे मिलने आता है, वो उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम धीरज रखो, सब अच्छा होगा। वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो उसको बताता है कि पहले भी तुम्हें पैलेंस्टाइन की लड़की ने धोखा दिया था, तुमने फिर दालिया से शादी कर ली, उसने भी तुम्हें धोखा दे दिया। फिर सैमसन आता है, फिर वहाँ पर कोरस के बाद किसकी एंट्री होती है, मेनोआ की, जो कि फादर है सैमसन का। वो काफ़ी दुखी होते हैं जब वो अपने बेटे को मतलब ऐसे देखते हैं, तो उनका मन होता है कि वो पैलेंस्टाइन के जो मेन है ना, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनको ब्राइब दे के पैलेंस्टाइन की जेल से सैमसन को निकाल लें। फिर वहाँ पर दालिया आती है। अब जो सैमसन है वो दालिया को बिल्कुल मतलब उसको कहता है कि मुझसे दूर चले जाओ। दालिया आकर रोती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं पैलेंस्टाइन के लोगों के दबाव में आ गई थी, पर वो उसको डांट कर भगा देता है कि तुम मुझसे बात मत करो। फिर वहाँ पर एक हड़प्पा आता है, वो एक क्या है, जायंट है, बहुत बड़ी आकार का है। वो देखने आता है कि आप देखो, मतलब तुम अंदर पड़े हो, तुम इतने ताकतवर थे, अब तुम कितने कमज़ोर हो। तो सैमसन बोलता है कि तुम मुझसे फाइट करो। ये सारे लोग उससे जेल में मिलने के लिए आते हैं, पर हड़प्पा उसको मना कर देता है कि तुम इतने वीक हो, मैं इतना ताकतवर हूँ, मेरे अब तुमसे लड़ाई नहीं हो सकती। तो फिर पब्लिक ऑफिसर की एंट्री होती है। 2 पब्लिक ऑफिसर आते हैं जो उसको फेस्टिवल में लेके जाने के लिए आते हैं कि हम लोगों को दिखाएंगे कि पैलेंस्टाइन के लोग कितने ताकतवर हैं, उन्होंने सैमसन को जेल में डाल दिया। तो पहले पुलिस ऑफिसर को तो सैमसन मना कर देता है और सेकंड वाले के साथ वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर वहाँ पर क्या होता है, जब वो जाता है तो एक मतलब काफ़ी ज़ोर शोर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो उनके फादर को ये लगता है कि मेरा बेटा अब क्या है, आज़ाद हो गया है और भगवान ने हमारी सुन ली है। तो न्यूज़ आती है कि सैमसन भी मर गया है, क्योंकि उसने जो मंदिर था उसकी जो पिलर्स होते हैं उनको खींच दिया, जिस कारण काफ़ी लोग मर गए, जिसमें सैमसन की भी डेथ हो जाती है। तो ऐसे मतलब एंड क्या होता है, जो कोरस है वो बोलता है कि हम हमेशा बोलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया। वो बोलते हैं जो होता है एंड में अच्छे के लिए होता है, भगवान हमारा कभी भी बुरा नहीं करते। तो इसके साथ ही इसकी ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा प्ले है, पैराडाइज रीगेन्ड।
पैराडाइज रीगेन्ड। इस सीक्वल है ये पैराडाइज लॉस्ट का, इसको ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था, ये मात्र मतलब 4 बुक में लिखा गया है। मतलब इसकी स्टोरी क्या होती है, मतलब बोला जाता है कि जो सन ऑफ गॉड हैं वो धरती पर जन्म लेंगे और जीसस उसका नाम है, मतलब बैप्टिज्म करवाया जाता है। जैसे हमारे में बेबी का नामकरण होता है वैसे ही वहाँ पर बैप्टिज्म होता है, जो चर्च में बच्चों का नामकरण नोट करवाया जाता है। मतलब जीसस वहाँ पर मतलब जब वो होता है तो वहाँ पर भविष्यवाणी होती है ये सन ऑफ गॉड है। तो जब सटन को ये बात पता लगती है कि ये सन ऑफ गॉड हैं तो ये एडम और ईव की तरह इनको भी मतलब डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो जो जीसस हैं वो रेगिस्तान में 40 दिन का वो क्या रखते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। वहाँ पर सटन भी अपना वेश बदल कर आ जाता है और उनको बोलता है, उनको उकसाता है ना, कि इस जीवन में क्या रखा है, तुम्हारे मतलब खाने की तरह तरह की चीज़ें उनके सामने पेश करता है कि तुम इसको खाओ, है ना, ताकि मैं उनको करप्ट कर सकूं। उनके पास मतलब उनको जीसस को अकसाने के लिए लेडीज़ को भी उनके पास बुलाता है ना, कि उनकी पवित्रता को वो नष्ट कर दे, किसी तरह इनको डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन ये सन ऑफ गॉड हैं जो सतन की किसी भी मतलब बात में नहीं आते और बोलते हैं मैन लिव्स बाय गॉड नॉट बाय ब्रेड। तो वो सटन को भेज देते हैं। तो इसमें ये स्टोरी है और ये इसमें उन्होंने पैराडाइज रीगेन को मतलब इसमें ये क्रिएट किया है। भी सटन जो है अपनी विशेष में फुलफिल नहीं होता, जो जीसस हैं सन ऑफ गॉड हैं वो उनकी बातों में नहीं आते। ठीक है, सटन भी वापिस फिर वो हेल में चला जाता है। ये 4 बुक्स में लिखा गया है, ये भी ब्लैंक वर्स में है। ये पैराडाइज रीगेन्ड। तो ये हमारा जॉन मिल्टन है ना, सारा हमने कवर कर लिया, उसके वर्क्स और उसकी बायोग्राफी। इसको आप ध्यान से देखिए और रीड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।